हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10th का ट्राइंगल और वो भी चैप्टर 6 का 6.2 एक्सरसाइज। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास 6.2, जिसमें पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस हम आपको बनाने के दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन फिगर, यहां आप देख रहे हैं फिगर दिया हुआ है 6.17। बोला गया फर्स्ट और सेकंड फिगर, दो फिगर दिया हुआ है। डीई पैरेलल बीसी फाइंड करना है हम लोग को यहाँ पे ईसी एंड एडी। मतलब फर्स्ट फिगर में मुझे फाइंड करना है ईसी और सेकंड फिगर में मुझे फाइंड करना है एडी का वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट फिगर के हिसाब से। अगर फर्स्ट फिगर की बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं इन फिगर फर्स्ट। चलिए फिगर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और ट्रायंगल एबीसी देने के बाद यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है जो डीई पैरेलल है क्या, बीसी का। अगर पैरेलल अगर दिया हुआ है तो हम लोग बीपीटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे साइड को क्या लेना पड़ेगा, प्रोपोर्शंस। मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल बीसी। जब यहां पे ऐसा अगर है इन ट्रायंगल एबीसी में अगर डीई पैरेलल अगर बीसी नजर आ रहा है, मैं इस फिगर का बात कर रहा हूं, तो यहां पे साइड प्रोपोर्शनल आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ए डी बाई डी बी या बी डी भी लिख सकते हो, इक्वल्स प्रोपोर्शनल्स बनेगा ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे जो हुआ वो किसके वजह से हुआ, बीपीटी वजह से। बीपीटी या आप यहां आप लिख सकते हो थेल्स थ्योरम। ऐसा क्यों होगा, जब आपको अगर ये पैरेलल अगर दिया हो, जब पैरेलल अगर दिया हुआ रहता है तो ये क्या बनता है, साइड इसका प्रोपोर्शनल बनता है। और अब बच्चों आप ध्यान से यहाँ पे देखना होगा, एडी का वैल्यू कितना दिया है 1.5, तो आप यहाँ पे 1.5 रख दो। उसका डीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 3, तो आप यहाँ पे 3 रख दो। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो आप 1 रख दो। ईसी का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे ईसी लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 1.5 यहाँ पे ईसी इस तरीके से इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। मुझे निकालना है यहाँ पे ईसी का वैल्यू, तो क्या करना होगा, 3 को अगर मैं 1.5 से अगर डिवाइड करूं तो यहाँ पे ईसी का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये रहा आपका फर्स्ट फिगर का आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इन फिगर सेकेंड का। इन फिगर अगर सेकेंड का अगर बात करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी की बात कर रहा है तो ए बी सी लिख देंगे। इन बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है, डीई पैरेलल, क्योंकि आप क्वेश्चंस में ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो डीई पैरेलल बीसी कहते हैं। इस फिगर में भी आपका डीई पैरेलल बीसी है और इस फिगर में भी डीई पैरेलल क्या हो जाएगा, बीसी। तो आप यहाँ पे लिखो डीई पैरेलल बीसी और जैसे ही लिख दीजिएगा डीई पैरेलल बीसी के हिसाब से, तो आप यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल्स लिखिए। तो साइड अगर प्रोपोर्शनल्स आप लिख रहे हो तो क्या बनेगा यहाँ पे एडी अपॉन में क्या बनेगा बीडी, थेल्स थ्योरम के हिसाब से या बीपीटी थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे क्या बनेगा ए ई अपॉन में ईसी, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, निकालना है एडी तो दिया हुआ नहीं है तो चलिए एडी का एडी ही लिख देते हैं। बीडी दिया हुआ है आपके पास 7.2, तो आप 7.2 रखो। उसके बाद ए दे के रखा हुआ यहाँ पे 1.8, तो 1.8 रखो। फिर यहाँ पे ईसी दे रखा है 5.4, तो 5.4 रखो। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद इसको अगर एडी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5.4 एडी। उसके बाद यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 7.2 इंटू 1.8। मुझे इस फिगर में बोला गया था एडी निकालने के लिए, तो यहाँ पे अगर एडी लिखते हैं एडी इक्वल्स टू 7.2 इंटू 1.8, अब बाय में यहाँ पे हो जाएगा 5.4।
4, ये क्या करेगा, इससे लेकर डिवाइड कर देगा, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं AD इक्वल्स टू, तो देखिए क्या निकल के आएगा, इसको कैंसिलेशन करते हैं। आप मान लो ये लाइक डेसिमल है, ये जो दिख रहा है आपको दो न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, दोनों को दोनों क्या है, लाइक डेसिमल है। जब ये लाइक डेसिमल है तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लो, 18 1 जा 18, 18 3 जा 24, दोनों लाइक डेसिमल है, सेम ही होगा। अब इस 3 से इसको काटते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए 24 3 जा कितना होता है 72, यहाँ पे आपका आ जाएगा 24 मतलब 2.4, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 2.4। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आई होप को क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिया हुआ और तीनों क्वेश्चंस में से मुझे ये पता करना है जो कौन ट्राइंगल आपका बीपीटी या ये कह सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ज थ्योरम ऑफ बीपीटी के हिसाब से यहाँ पे होगा, मतलब पैरेलल होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन इसमें से जो है ना आपका साइड पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल बोला गया आपको कौन सा लेना है, PQR। ठीक है, तो चलिए इन ट्राइंगल PQR की बात कर लेते हैं। अब इन ट्राइंगल PQR की अगर बात कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो PQR, अब पूछ रहा है यहाँ पे EF पैरेलल QR होगा या नहीं होगा, तो यहाँ तक ड्रॉ करना ही पड़ेगा E और F। तो आप यहाँ पे देख सकते हो EF यहाँ पे मैंने पैरेलल QR सिर्फ लिखा हुआ है, अब है या नहीं है मुझे क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना होगा, चेक करना होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PQR ये बात समझ में आ गया। हम फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो आप लिखिएगा गिवन। तो आप देखो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन यहाँ पे दिया हुआ है PE दिया हुआ है आपका 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लगा रहा हूं। PF इक्वल्स टू लिखा हुआ है 3.6 एंड FR लिखा हुआ है आपका, FR लिखा हुआ है 2.4। अब ये इंफॉर्मेशन देने के बाद अगर मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल अगर PQR की अगर बात करूं तो PQR में आप यहाँ पे देखो, अगर बीपीटी के हिसाब से अगर देख लेते हैं तो क्या बनेगा, अगर आप बीपीटी के हिसाब से बात करोगे PE बाय क्या बनेगा EQ। तो चलिए PE का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पैरेलल है या नहीं अभी पता चल जाएगा। PE का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.9, EQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। अब इसको अगर कैंसिल करके अगर आप देखते हैं, अगर डेसिमल अगर आप हटा भी लेते हो तो आप इसको कैलकुलेशन करो, डेसिमल हटा के वैसे तो 13 मतलब कैंसिल करने के बाद 1.3 कितना आ जाएगा 1.3। वैसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया जाए, डेसिमल हटाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अगर इसको आप 3 के टेबल से काटते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के टेबल से 13 3 जा, और 3 के टेबल से काट रहे हैं यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 13 बाई यहाँ पे कितना हुआ 10। उसी तरीके से अगर यहाँ पे इस साइड का अगर बात करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PF अपॉन में क्या हो जाएगा FR। अब यहाँ पे देखो बच्चों PF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.6, उसके बाद FR का वैल्यू दिया हुआ है 2.4। अब यहाँ पे दोनों लाइक डेसिमल, तो डेसिमल आप इसमें हटा लो। अब यहाँ पे देखो इसको अगर 12 के टेबल से काटेंगे, 12 के टेबल से अगर कैंसिल करते हो तो कितना निकल का है 12 3 जा और 12 2 जा, मतलब यहाँ पे आ गया 3/2। सिंस यहाँ पे देखे बच्चों PF पहले तो आपका दिया हुआ है PE, तो PE बाय EQ नॉट इक्वल आपका है PF अब बाय में FR। क्यों नहीं इक्वल है, तो आप देखो P का वैल्यू कितना निकल गया 13/10, अब मैंने PF बाय FR का वैल्यू निकाला कितना 3/2। क्या ये दोनों इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। सो आप यहाँ पे लिख दोगे इट इज नॉट अ पैरेलल। ठीक है ना, इट इज
not parallel what EF, not parallel EF of QR, मतलब ये आपका पैरेलल नहीं, इट इज नॉट EF पैरेलल QR, ये पैरेलल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर इसके साइड अगर प्रोपोर्शनल हो जाता तब ये हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फिगर नंबर 2 का। फिगर नंबर 2 कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले गिवन की बात कर लेते हैं। तो गिवन में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पी कितना दे रखा है 4, फिर क्यू कितना दे रखा है 4.5। उसी तरीके से अगर आप पी एफ की बात करें तो पी एफ दे रखा है 8, और आर एफ की अगर बात करें बच्चों तो दे रखा है 9। अभी हम यूनिट के हिसाब से नहीं, हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। यूनिट तो पता आपको चल ही चुका है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर हम थेल्स थ्योरम के हिसाब से अगर बात करें, बीपीटी के हिसाब से अगर लेके चलें तो क्या बनेगा, पीई अपॉन में क्या लिखेंगे ई क्यू। अब यहाँ पे देखो बच्चों, पीई पी का कितना वैल्यू दिया 4, ई क्यू बोले या क्यू ई बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिख दो 4.5। इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए आप जा रहे हो तो डेसिमल का हटाओगे ऊपर लगा दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 40 बाई कितना हुआ 45। इसको अगर आप 5 के टेबल से कटाओ तो 5 8 जा, अब 5 के टेबल से 9, इट मीन्स यहाँ पे 5 बाई क्या निकला 9। एंड अगर यहाँ पे और अगर बात कर ले हम लोग, जब साइड प्रोपोर्शनल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पी एफ, तो पी एफ अपॉन में एफ आर, तो आप पी एफ का वैल्यू देखो, पी एफ कितना दिया हुआ 8, एफ आर कितना दिया, एफ आर बोलिए या आर एफ बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बच्चों ध्यान से देखें, पी एफ बाई एफ आर यहाँ भी 8/9 है और यहाँ भी 5 बाई, अच्छा यहाँ पे अगर हम 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 से कटा तो 8 न होगा। ठीक है, तो 8/9 ये लग रहा है ठीक है, 8 5 जा 40, 9 5 जा 40, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/9 और यहाँ पे 8/9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जो क्या हुआ सेंस यहाँ पे आपका पीई बाई ई क्यू इक्वल हो चुका है पी एफ अपॉन एफ आर का, किसके हिसाब से, बीपीटी के हिसाब से इक्वल हो चुका। ठीक है ना, साइड यहाँ पे प्रोपोर्शंस हो चुका है, दोनों बराबर हो चुका है। इसका मतलब यस, यस ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, यस इट इज पैरेलल, इट इज पैरेलल व्हाट ई एफ पैरेलल आपका हो जाएगा क्यू आर का, ये आपका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड समझ में आ चुका है। बस आपको चेक करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, 3rd नंबर का, और यहाँ पे भी सेम इंफॉर्मेशन है, बस आपको चेक करके बताना है कि क्या होगा या नहीं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंफॉर्मेशन लिखता हूँ 3rd वाला, तो आप गिवन लिखिए। 3rd वाला इंफॉर्मेशन के हिसाब से गिवन लिखा जाए तो गिवन आपका दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1.28। आप सेंटीमीटर अभी रहने दो। पी आर की अगर बात करें तो पी आर कितना दे रखा है 2.56। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पी का, तो पी हो जाएगा आपका कितना 0.18। उसी तरीके से मैं बात कर लूं यहाँ पे पी एफ का, तो पी एफ का वैल्यू दे रखा है आपका 0.36। अब यहाँ पे बच्चों चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, अगर चेक करता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर के हिसाब से, अगर बीपीटी होगा तभी तो आपका पैरेलल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर इसको लिखा जाए यहाँ पे पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स पी एफ, अब बाय में हो जाएगा आपका, अच्छा बाय में तो बाद में करेंगे, पहले तो आप चेक कर लो ये है कि नहीं। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.18। उसके बाद ई क्यू मतलब क्या, अब ई क्यू नहीं दिया हुआ है, ए क्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू, अगर पी क्यू दिया हुआ यहां से यहां तक दिया हुआ लेंथ पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, और साथ में पी भी दिया हुआ, अगर आपको ई क्यू निकालना होगा तो आप क्या करोगे बच्चे, आप यही करेंगे जो पूरा में से सर अगर पी को अगर घटा लेंगे ना, सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको ई क्यू निकल जाएगा। तो आप ऐसा करो, पूरा क्या लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है 1.28, इसमें से माइनस कर लिया जाए पीई का, तो जो कि बनेगा 0.18। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया और कुछ भी नहीं।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1.28 में से अगर 18 को अगर आप सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो 0.18 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 18 सब्ट्रैक्शंस करने का मतलब है 1.10 आ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, डेसिमल को हटा लो, अब यहाँ पे आ जाएगा 18/110। ठीक है, अब इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चेक हो जाएगा अभी। एंड अब इतना ही रहने देते हैं। एंड अगर हम इस साइड का अगर साइड चेक कर लेते हैं प्रोपोर्शनल्स के हिसाब से, पीएफ, तो पीएफ अपॉन में क्या बनेगा, एफ आर। अब यहां पे देखा जाए बच्चों पीएफ, तो पीएफ कितना दिया हुआ है, पीएफ दिया हुआ है 0.36 अपॉन एफआर, एफआर कितना दिया हुआ है, तो एफआर नहीं दिया हुआ है, एफआर नहीं दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, पीआर। तो सेम वही सिचुएशन है, तो पीआर में से, तो पीआर कितना दिया हुआ 2.56, तो 2.56 में से अगर पूरा पीआर दिया हुआ, पूरा यहां से यहां तक दिया हुआ और आपको ये वैल्यू नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, पूरा में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो ये निकल जाएगा। तो आप क्या करो, पीआर, पीआर हुआ 2.56, उसमें से आप पीएफ को माइनस कर लो, तो पीएफ को माइनस करते हैं तो हो गया आपका 0.36, एफ आर निकालना है, एफ आर, तो एफ आर, तो एफ आर कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो मैंने बोला आपको पी आर में से अगर पी एफ, ठीक तो है, यहाँ पे 0.36 इसको माइनस कर लिया जाए, अपने आप निकल के आ जाएगा। चलिए इसको आप सब्ट्रैक्शंस करके लिखा जाए तो 0.36 ऊपर तो रहेगा, अब नीचे अगर देखा जाए बच्चों तो हो जाएगा 2.20। अब ये दोनों इक्वल है, जरूर है। अगर आप देखो ये डेसिमल लाइक डेसिमल है, इसको अगर हाफ करना चाहोगे तो इसके हाफ कितना निकलेगा 18, इसके हाफ कितना निकलेगा 110, इतना ही रहने दीजिए क्योंकि इससे ज्यादा रखने से कोई फायदा होगा नहीं। तो यहाँ देखो 18/110, यहाँ भी है 18/110, तो सिंस इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपका PE/EQ आपका इक्वल हो गया PF अब बाय में FR का, मतलब ये बीपीटी थ्योरम फॉलो कर गया, थेल्स थ्योरम फॉलो कर गया। इसका मतलब ये हुआ यस, यस इट इज अ व्हाट, पैरेलल, EF पैरेलल QR, ये आपका पैरेलल है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया, बस आपको चेक करना था कि यह पैरेलल है या नहीं। बहुत सिंपल है, देखिए बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं, अगर साइड अगर प्रोपोर्शनल्स है तो आप क्या करोगे, प्रूफ पैरेलल। अगर पैरेलल दिया हुआ है, अगर पैरेलल दिया हुआ है तो आपको साइड प्रोपोर्शनल निकाल के सॉरी आपको पैरेलल अगर दिया हुआ तो क्या निकालना पड़ेगा, साइड प्रोपोर्शनल्स, ठीक है ना। और वही पैरेलल दिया हुआ तो क्या निकालना पड़ेगा, साइड को पैरेलल करना पड़ेगा थर्ड साइड के हिसाब से। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके इसे ध्यान पूर्वक आप सुने और समझने का कोशिश करें। अगर आप ये ध्यान पूर्वक अगर आप सोचने और समझने कि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चंस, आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुने क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इफ LM पैरेलल CB, आप ट्रायंगल में देखो LM बोला है, पैरेलल है किसका, BC का, तो इसमें पैरेलल का सिंबल लगा दो। ऐसे करके अगर एरो का साइन लगा दिए, इसका मतलब क्या है, ये इसके पैरेलल में चला जाएगा। ठीक है, अब ये पैरेलल है और दूसरी बात लिखा हुआ है LN पैरेलल है CD का, तो प्रूफ करना है हमको AM/AB इक्वल्स टू AN/AD। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बच्चों, आपको ट्रायंगल चैप्टर में जो आपको बीपीटी की अगर बातें करें या CBT की बात करें, जो कन्वर्स थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात करें, कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको पहचानना कैसे है ट्रायंगल्स, हमको कौन सा ट्रायंगल को लेना है, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स ये है, पैरेलल के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे आप यहाँ देखो ML पैरेलल किसका है, BC का, इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ABC। वही अगर क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखा हुआ है LN पैरेलल है CD का, इसका मतलब मुझे कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ADC। तो पैरेलल के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे जो कौन सा ट्रायंगल को कंसीडर करके सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल हम लिखते हैं ABC और यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों LM पैरेलल है आपका CB। ये आपको गिवन दिया हुआ है, ये गिवन है।
यहाँ पर आप देख सकते हो गिवन दिया हुआ है। तो एल एम पैरेलल अगर सी बी हुआ तो अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अगर हिसाब से लिखें, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। अच्छा बीपीटी आपको पता है बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम की बात करें, या इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे मुझे पैरेलल दे दिया तो मुझे ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर दिया एबीसी होगा। अब यहाँ पे इसको देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए एम अपॉन क्या बनाएगा, एम बी बनाएगा इक्वल्स टू। अच्छा ए एम अपॉन में अगर एम बी की बात करें तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी। अगर इस तरीके से अगर साइड प्रोपोर्शन लेंगे तो नहीं बनेगा। इसको क्या करते हैं स्मॉल और उसके लार्ज के हिसाब से बात करते हैं। ए एम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद हम साइड जो प्रोपोर्शंस ले रहे हैं वो बड़ा सा साइड का ले रहे हैं ए बी इक्वल्स टू, उसी तरीके से हम यहाँ पे ले रहे हैं ए एल बाय ए सी, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशंस। एंड अब यहां पे देखो सेकंड क्या लिखा हुआ है, एल एन पैरेलल है सी डी का। तो आप जैसे ये लिखा हुआ है तो आप इन ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, एल एन अगर पैरेलल है सी डी का ट्राइंगल हो जाएगा ए डी सी। तो आप यहाँ पे लिखो ए डी सी, और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एल एन पैरेलल दिया हुआ है सी डी का। तो सी डी का जो कि आपको गिवन है, ये आप लिख दो, ये गिवन है। और जैसे ये गिवन है एल एन पैरेलल है सी डी का, ये गिवन दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिखो बच्चों, आप इसको ऐसे लिखो ए एन अपॉन में लिखो ए डी, उसके बाद आप यहां पे लिखो ए एल अपॉन में ए सी, और ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशंस। लेकिन आपको पता ही है ये भी जो इक्वेशंस बना है किसके हिसाब से बना है, बीपीटी के हिसाब से। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस बना है किसके हिसाब से बन गया, बीपीटी के हिसाब से। तो बहुत हो गया, बहुत सिंपल है। तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप बच्चों यहाँ पे मेरे बातों को जो है ना थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप देखो ए एल बाई ए सी, यहाँ पे देखिए ए एल बाई ए सी, ये इसके बराबर नजर आ रहा है ए एम अपॉन में ए बी। यहाँ पे देखिए ए एल अपॉन में ए सी लिखा हो, जब ये अगर दिया हुआ इसके बराबर है और ये भी ए एल अपॉन में ए सी इसके बराबर है, और ये इसके दोनों बराबर ए एल अपॉन में ए सी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा क्योंकि दोनों एक तरीके से लिखा हुआ बराबर है। जब ये एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ए एम बाई ये जो दिख रहा है आपको ये बराबर हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये x की वैल्यू थे, x इक्वल टू अगर 5 लिखा हो और ये भी x है, ये भी x इक्वल टू अगर 5 हो जाएगा, दोनों बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एम बाय हो जाएगा ए बी और इक्वल टू आपका हो जाएगा ए एन अपॉन में हो जाएगा ए डी। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, और ये बीपीटी के हिसाब से हो जाएगा प्रूफ नहीं कहेंगे यहाँ पे, जो हम लोग को कह रहा था निकालने के लिए, हाँ प्रूफ ही करना था यहाँ पे, प्रूफ दैट ए एम अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए एन बाय ए डी, प्रूफ करना था, मतलब कॉन्ग्रुएंसी नहीं करना था। मेरे लगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी है। चलिए यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, पैरेलल लेके, ठीक है ना, पैरेलल लेके आपको चेक करना, अगर पैरेलल दिया हुआ है कौन सा ट्रायंगल का होगा वो आप यहाँ पे देख लिए किस तरीके से होगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस लिखा हुआ है डीई पैरेलल एसी। इस बार भी लिखा हुआ है डीई पैरेलल एसी दे रखा है और डीएफ पैरेलल ए दे रखा है। तो प्रूफ करना है आपको बीएफ अपॉन में एफई, बीएफ अपॉन में आपको एफई करना है और बीई अपॉन में आपको करना है ईसी करना है। तो चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए ट्रायंगल को कंसीडर करना सीखते हैं। आप यहाँ पे देखो बच्चों डीई पैरेलल लिखा हुआ एसी, तो डीई आपका कौन सा हुआ, ये, तो डीई पैरेलल लिखा हुआ एसी इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपको ट्रायंगल कौन सा नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये पैरेलल हुआ, ये डीई पैरेलल अगर एसी हुआ तो आप देखो पूरा साइड को कवर कर रहा है कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। तो अब यहां पे लिखो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल क्या होगा एबीसी।
इन विच आपको क्या लिखा हुआ, क्या गिवन दिया हुआ है, DE पैरेलल लिखा हुआ है AC, ये आपको गिवन है। और जब ये गिवन है तो अकॉर्डिंग टू BPT, यहां पे सीधा मैं लिख देता हूं, चलिए लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू BPT, अगर BPT के हिसाब चाहते हैं या थेल्स थ्योरम के हिसाब से तो वो दोनों लिख सकते हैं। अब यहाँ पे BPT क्या बनेगा बच्चों, जब ये साइड इस साइड के अगर यहाँ पे पैरेलल बना तो आप लिख सकते हो यहाँ पे BD अपॉन में AD, ठीक है, पूरे तरीके से लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं BD अपॉन में BD अपॉन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल को यहाँ पे देखो DE पैरेलल लिखा हुआ AC, इसका मतलब ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शंस होगा और ये साइड इस साइड का प्रोपोर्शंस होगा, BE अपॉन में EC बन जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखो BD अपॉन में AD अपॉन में, उल्टा लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे BD अपॉन में AD इक्वल्स टू आप लिखो BE अपॉन में BE, मतलब ये यहां से यहां तक साइड अब आई में लिखा जाएगा EC, ठीक है। ये आपका BPT के हिसाब से बना फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। एंड देखिए मेन है आपको ट्रायंगल को कंसीडर करना, ठीक है। अब यहाँ पे एंड अगर बात करें इन ट्रायंगल आप फिर से देखिए ट्रायंगल हम कौन सा कंसीडर करेंगे, आपको चेक करना होगा जो कौन सा पैरेलल दिया हुआ है, DF पैरेलल AE। तो पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से। यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है DF पैरेलल AE, तो देखिए DF ये रहा आपका DF, ठीक है। फिर बोला गया AE, तो AE ये रहा आपका AE। तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो अगर ये ट्रायंगल नजर आ रहा है बच्चों तो आपको पैरेलल देखिए DE पैरेलल क्या दिया हुआ AE, इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल हुआ ABE। तो आप यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। इन विच आपको यहाँ पे क्या गिवन मिलेगा, गिवन ये है ना जो दिया हुआ पैरेलल, तो DE पैरेलल दिया हुआ है आपका AE का, ठीक है। तो जैसे ये आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख दो गिवन है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग BPT, अकॉर्डिंग टू छूट गया तो चलिए लगा दीजिए टू BPT। अगर BPT लिखो या थेल्स थ्योरम लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने ट्रायंगल यहाँ पे लिया तो आप फिर से क्या बनेगा BD अपॉन में बन जाएगा AD इक्वल्स टू आपका बन जाएगा BF अपॉन में बन जाएगा FE, बनेगा ना। आप यहाँ पे चेक करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा BD साइड प्रोपोर्शनल के साथ से BD अपॉन में बन जाएगा AD, फिर BF अपॉन बन जाएगा FE, क्योंकि आपका ये ट्रायंगल इतना सा ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये क्या है पैरेलल। तो जब ये पैरेलल अगर दिया हुआ तो यही ट्रायंगल लेंगे, तो ये BD अपॉन में DA थेल्स थ्योरम के हिसाब से, फिर BF अपॉन में क्या हो जाएगा FE, यही मैंने लिखा है। अब ये रहा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहां पे बच्चों क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से इस बार भी आपको चेक करा के सिखाते हैं। आप देखो यहाँ पे ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे BE अपॉन में EC। तो BE अपॉन में EC आपको पता चल गया था जब BE अपॉन में EC हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कैसे हुआ आपको पता चल गया, ये BE बाई अपॉन EC और यहाँ पे BE अपॉन EC, मतलब ये देखो मैं इसको साथ कंपेयर कर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है BD अपॉन में AD और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है BD अपॉन में AD, मतलब ये BD बाई AD के बराबर में है और ये भी BD अपॉन AD के बराबर में। इसका मतलब ये हुआ ये इसके बराबर में हो जाएगा। जब ये इसके बराबर में हो रहा है बच्चों तो ये भी इसके बराबर में होगा ही होगा, क्योंकि BD अपॉन AD यहाँ पे, यहाँ भी BD अपॉन AD है। तो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये इसके दोनों बराबर होगा ही होगा। तो आप यहाँ पे साफ साफ जो है ना लिख दो, क्या लिख दो, जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से तो आप लिख दो BE अपॉन में हो जाएगा आपका EC इक्वल्स टू हो जाएगा आपका BF अपॉन में FE,
एफ ई। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका बीपीटी थ्योरम से यहां बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, बस आपको ट्रायंगल को कंसीडर करना सीखना है किस तरीके से बोला गया है, और वो भी मैंने बता दिया आपको, पैरेलल से आप डिसाइड कर सकते हो। चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है इन फिगर, डी ई पैरेलल ओ क्यू और डी एफ पैरेलल ओ आर सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। अगर साइड प्रोपोर्शनल्स करना है तो बीपीटी लगाओ, और वही साइड को पैरेलल दिखाना है तो कन्वर्ज थ्योरम लगाओ। ठीक है, बीपीटी का कन्वर्ज थ्योरम लगाओ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है इसके हिसाब से आपको ट्रायंगल में अलग अलग करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे देखना होगा क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल दिया हुआ है ओ क्यू। तो डीई, तो देखिए यहाँ पे डीई, ठीक है, ये है आपका डीई, और पैरेलल दिया हुआ आपका ओ क्यू का, मतलब इसका, ये इसके पैरेलल। तो आप रेड कलर का आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लैक कलर यहाँ पे आ गया। ये जो हम इस तरीके से डार्क कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है डीई पैरेलल में दिया हुआ है ओ क्यू। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। फिगर आप देख रहे हैं कौन सा मैंने यहाँ पे डार्क कर लिया, आपको ये ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है डीई, अब पैरेलल में दे रखा है ओ क्यू। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे पी ओ क्यू ट्रायंगल की अगर बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें आपको क्या लिखा हुआ है, या दिया हुआ है डीई पैरेलल में लिखा हुआ है ओ क्यू, जो कि आपके लिए क्या है, गिवन है। और जब ये आपको गिवन अगर दिया गया है तो चलिए लिखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, या सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम आपको अप्लाई करना है। और जैसे अकॉर्डिंग टू अगर बीपीटी थ्योरम अगर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखो क्या बनेगा, साइड क्या बनेगा, तो पीई, स्पेलिंग पे मत जाना भाई, पीई अपॉन में क्या बनेगा, ई क्यू, इक्वल्स टू पीडी अपॉन में क्या बनेगा, डीओ। ये मैंने लिखा थेल्स थ्योरम के हिसाब से, बीपीटी के हिसाब से। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशंस। एंड आगे आप देखिए बच्चे, ये तो आपको समझ में आ गया, पीई अपॉन में मैंने ए क्यू किया और पीडी अपॉन में डीओ किया। ठीक है, अब ये आपको अगर समझ में आ गया तो नाउ अब थोड़ा सा इसको दूसरे ट्रायंगल को कंसीडर करने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। चलिए आप यहाँ पे देखते हैं पैरेलल क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल दिया हुआ है क्यू आर का। तो डी एफ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डी एफ है, पैरेलल क्या दिया हुआ है, ओ आर का, ये दिया हुआ है आपका ओ आर का। इसका मतलब ये ट्रायंगल यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, यहां से मैंने ब्लैक कलर का ओवर राइट कर दिया, यहाँ पे डार्क कर दिया। ठीक है ना, अरे यार चलिए इस तरीके से दिया हुआ है ट्रायंगल, आप चेक कर लो, इस ट्रायंगल की बात किया जा रहा है, उस तरफ वाले का। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, तो पी ओ आर। तो लिखिए यहाँ पे पी ओ आर, इन विच, इस समय आप यहां देख सकते हैं गिवन क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल दिया हुआ है ओ आर, जो कि आपका गिवन है। तो आप यहाँ पे लिखो, ये गिवन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख दो बच्चों अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। आप जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर बीपीटी अगर लेके जा रहे हैं तो आप देख लो यहाँ पे, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जैसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बीपीटी, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो, पी एफ अपॉन में क्या लिख सकते हैं, एफ आर, इक्वल्स टू पी डी अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी ओ। और यहां पे लगा सकते हैं, ये किसके हिसाब से हुआ, ये बीपीटी के हिसाब से हुआ। और ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन, मैंने यहाँ पे यही लिखा, ये भी किससे हुआ है बच्चों, बीपीटी के हिसाब से ही हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखो या ऐसे करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ज्यादा स्टेट में नहीं लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ऐसे लिखो, ये किसकी वजह से हुआ, बीपीटी। अब ये बीपीटी के हिसाब से हुआ, तो आप देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बस यही फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से आपको चलता रहेगा। चलिए अब चेक करके मैं बताता हूं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो बच्चों, पी डी बाई क्या लिखा हुआ है, डीओ। जब पी डी बाई यहाँ पे डीओ है और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, पी डी बाई डीओ, मतलब ये इसके बराबर में और ये भी इसके बराबर में। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे पीई अपॉन में क्या हो जाएगा, ए क्यू। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा पी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ आर। ये आप जानते ही हैं किसके हिसाब से, बीपीटी के हिसाब से। अगर बीपीटी के हिसाब से ये तो हो गया, दोनों बीपीटी के हिसाब से बराबर हुआ, ये इसके हिसाब से बीपीटी के हिसाब से मैंने बराबर कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो पीई पैरेलल मैंने दिखा दिया EQ का, मतलब यहाँ दिख रहा है पीई, तो पी आपका क्या नजर आ रहा है, ये पीई। अब बाय में क्या है, AQ, ये नजर आ रहा है। उसके बाद आपको PF ये नजर आ रहा है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है FR ये। अब यहाँ पे ये जो साइड दिख रहा है आपको, ये अपॉन में आपको नजर आ रहा है ये, और ये अपॉन में नजर आ रहा है ये, बीपीटी के हिसाब से हुआ। बाकी बात आपसे पूछ रहा था यहाँ पे प्रूफ करने के लिए जो EF पैरेलल होना चाहिए QR। तो नाउ यहाँ पे आप लिख दो E और F जो पैरेलल होगा ना बच्चों QR का, वो हो जाएगा आपका कन्वर्ज थ्योरम। कन्वर्ज, आप यहाँ पे सीधा लिख दो CBPT, किससे हुआ, तो कन्वर्ज थ्योरम ऑफ बेसिक प्रॉक्सिमिटी थ्योरम से ये आपका प्रूफ हो जाएगा EF पैरेलल QR। बीपीटी के हिसाब से साइड प्रोपोर्शनल्स होता है, और अगर पैरेलल आपको यहाँ पूछ रहा है तो पैरेलल आप किसके हिसाब से दिखा दोगे, सिंपल सी बात है, कन्वर्ज थ्योरम ऑफ बीपीटी, या आप बोल सकते हैं कन्वर्ज थ्योरम ऑफ बेसिक प्रॉक्सिमिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखे बच्चों क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे इन फिगर 6.21, जो कि वहां पे लिखे हुए हैं ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी OQ and OR रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, सच दैट AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल PR, सो दैट अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगेन इस बार भी आपका सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो चलिए कंसीडर करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AB पैरेलल PQ। अच्छा गिवन में आप ये सब पॉइंट लिख सकते हो जो जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है AB पैरेलल PQ, तो AB देखते हैं कहाँ, ये है AB, तो AB लिखा हुआ है पैरेलल है आपका PQ का, ये रहा। तो इसका मतलब ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये देखो मैं यहाँ पे डार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, पैरेलल से आपको क्या पकड़ना है, ट्रायंगल को कंसीडर करना। तो ये रहा आपका पैरेलल, तो इसका मतलब ट्रायंगल यही बात होगा इस तरीके से, तो POQ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल POQ। अब जैसे ट्रायंगल इन POQ की बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, तो क्या दिया हुआ आपका AB पैरेलल दिया हुआ है PQ का, ये रहा आपका गिवन। ठीक है, और जब ये गिवन दे रखा है तो चलिए हम लोग बीपीटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, और बीपीटी के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे OB अपॉन में BQ इक्वल्स टू, देखिए OB ये बनेगा साइड प्रोपोर्शनल, OB अपॉन में BQ, और उस साइड तरफ वाला आप लिख सकते हो OA अपॉन में क्या हो जाएगा AP, और ये किसकी वजह से हो रहा है, तो बीपीटी की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, और ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, यही आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, AC पैरेलल PR। तो चलिए पहले तो इसको आप इरेज करो और इसका ध्यान से देखो, आप ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, AC पैरेलल क्या लिखा हुआ है PR, तो AC कहाँ, यहाँ, तो AC ये आपको नजर आ रहा है, AC पैरेलल है आपका PR का, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रायंगल, ये रहा आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, POR। तो आप यहां पे लिखो इन ट्रायंगल POR। ठीक है, और जैसी ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे POR लेते हैं तो आपको क्या गिवन दिया हुआ है, AC पैरेलल दिया हुआ है PR का, दिया हुआ है AC पैरेलल है आपका PR का, तो ये आपका रह जाएगा गिवन, ये हो जाएगा आपका गिवन।
और ये जैसे ही गिवन दिया तो आप चलिए ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल को लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल तो लिख चुके हैं हम, साइड प्रोपोर्शंस की बात कर रहे हैं। चलिए साइड प्रोपोर्शंस आप बच्चों यहाँ पे लिखो, ओ सी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी आर या आर सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो ओ ए अपॉन में हो जाएगा आपका ए पी हो जाएगा, और ये किस वजह से हो जाएगा, साइड प्रोपोर्शनल बीपीटी के हिसाब से। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। बट यहाँ पे देखो, बट नाउ व्हाट का, फ्रॉम इक्वेशन कंपेयर करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमेशा कंपेयर करके लिखो। तो देखो बच्चों, ये भी आपका ओ ए बाई ए पी, ये भी आपका ओ ए बाई ए पी, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर में, इसका मतलब ये इसके बराबर में होगा ही होगा। या तो आप सबट्रैक्ट करो, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन मतलब क्या, आप सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट ही हो रहा है। अभी तक जितने भी मैंने बताया आपको, ये सब का सब क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट ही हो रहा है। अगर आप इसको इससे सबट्रैक्ट करो, एलएचएस वाले को एलएचएस की तरफ से सबट्रैक्ट कर लो और आरएचएस वाले को आरएचएस सबट्रैक्ट करोगे, तो ये दोनों तो माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर माइनस हो गया, जीरो हो गया, और ये एक दूसरे का माइनस हो, वो उस तरफ भेज दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो इसका मतलब बात बराबर हुआ। तो यहाँ पे आप लिख दो ओ बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों ओ सी अपॉन में सी आर। ये चलिए बीपीटी के हिसाब से दोनों बराबर हो रहा था, बराबर कर दिए। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं बच्चों, कैसे हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, ओबी, तो ओबी ये नजर आ रहा है, अपॉन में नजर आ रहा है बी क्यू, तो ये नजर आ गया। फिर यहाँ पे नजर आ गया आपका क्या नजर आ रहा है, ओसी, तो ओसी के लिए आप यहाँ देख सकते हो ये नजर आ रहा है, अब आए में सी आर, इसका मतलब ये अपॉन में ये नजर आ रही है, ये अपॉन में ये हमने दिखा दिया किससे, बीपीटी से। तो आपको बस पूछ रहा था बीसी पैरेलल होना चाहिए किसका, क्यूआर का, तो हो तो गया। बट यहाँ पे आप लिख दो, बट यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे हुआ बच्चों, जो बीसी अगर बात करें, जो बीसी हुआ वो पैरेलल होगा क्यूआर का, लेकिन किससे होगा, तो सी बी पी टी, शॉर्ट फॉर्म हम चला रहे हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिख दीजिए काफी है। और इसका मतलब क्या है, कन्वर्ज थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो कन्वर्ज थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए, किसका, बेसिक प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रूफ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यस यस यस, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1। तो आप चेक कर लो 6.1 थ्योरम क्या है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू, मुझे यहाँ पे इसी के हिसाब से प्रूफ कर लेने हैं और क्वेश्चन से पता चल जाएगा। Prove that a line drawn through the midpoint one side of triangle is parallel to the another side. Bisect the third side. तो recall that you have proved it in class 9th. अब 9th वाला अगर आप लोग को याद है तो आप यूज करो, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ तक। क्या कह रहा है इससे आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात, यहाँ पे आप एक ट्राइंगल कंसिडर कर लो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं, आप एक ट्राइंगल लो। आप ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा कंसिडर करने वाले हैं, तो लिख लीजिए, लेट ट्राइंगल एबीसी ही ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी ले रखा है, ए बी सी। अब पता है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो एक साइड से हमको मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। तो चलिए यहाँ पे गिवन लिखिए। तो गिवन में लिखा हुआ है, गिवन में लिखा हुआ है एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो एक लाइन मान लीजिए इस तरीके से हम अगर लिखते हैं, इसके इस तरीके से ड्रॉ कर लिए, थर्ड साइड के हिसाब से पैरेलल करना है, वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका हो गया P, ठीक है। अब ये जैसे मैंने P लिया तो ये आपका क्या है, इक्वल है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, इक्वल होता है। तो हम गिवन यहाँ पे दिया हुआ है, इस फिगर के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और जैसे ये मिड पॉइंट हुआ बच्चों P, तो इसका मतलब क्या बना, ए पी अपॉन इक्वल्स टू क्या बनेगा, पी बी बनेगा। मतलब ये मिड पॉइंट की वजह से, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब थर्ड साइड भी बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो आपको टू प्रूफ का मतलब ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो मान लीजिए इस ट्रायंगल इधर वाले को हम मान लेते हैं Q,
तो आपको प्रूफ करके ये पूछ रहा है, जब बताइए ए क्यू बराबर में क्यू सी है या नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक साइड का मिड पॉइंट दे रखा है और दूसरे साइड का मिड पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ अब यहां पे अगर शुरू करते हैं असली खेल, तो समझिए थर्ड पॉइंट यहां दिया, अगर मैं इसको लिखूं बीपीटी के हिसाब से तो क्या लिखिएगा आप, एपी अब बाय में बीपी। अच्छा, एपी बाय बीपी में इसको आप लिख लो। अच्छा, इसको आप इक्वल्स टू में अगर लिखना चाहोगे 1 लिखो। 1 क्यों लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है जो एपी बाय बीपी अगर है जो कि इस तरीके से बराबर है, एपी इक्वल्स टू क्या लिखा है बीपी, तो अगर आप 1 लिखोगे, अगर एपी की जगह पर बीपी लिखो या बीपी की जगह एपी लिखोगे, तो मान लीजिए अगर एपी है, एपी की जगह पर मैं यूज कर लेता हूँ बीपी, सॉरी एपी की जगह पर मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब एपी रहेगा, एपी आपका रहेगा। ऐसे बीपी के जगह पे अगर मैं यूज कर लूं एपी, तो एपी रखने के बाद एपी बाय एपी अगर रहेगा तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते बीपी को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 1 लगा दीजिए, इससे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसा रहने दीजिए। एंड अब वहां पे ए क्यू अपॉन में अगर आप लिखते हो क्यू सी, अब ये 1 के बराबर में होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीपीटी थ्योरम। ये 1 के बराबर में नहीं होगा अभी, क्योंकि अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको बीपीटी के हिसाब से आप लेते हो, बीपीटी के हिसाब से इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगर बच्चों अगर मैं यहाँ पर अगर लिखूं जो एपी अपॉन में बीपी इक्वल्स टू के हिसाब से ए क्यू, और अपॉन में यहाँ पे लिख देते हैं क्यू सी, ये किसके हिसाब से मान के चलते हैं, ये बीपीटी हिसाब से। और जैसे ही बीपीटी के हिसाब से लिखे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए एपी बाय बीपी ये किसके बराबर में, 1 के बराबर में। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यू, अब बाय में क्या हो जाएगा क्यू सी। अब जैसे यहाँ पे, अच्छा अब इसको ऐसे लिखो, ये मान लीजिए आपका रह जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले बात ये आपको समझ में आ गया, मैंने एपी बाय बीपी जो लिखा है इक्वल टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों बराबर है, जो कि आपको ये क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। आप यहाँ पे गिवन लिख लो, और ये गिवन दिया हुआ है। अगर इसको मान के चलिए, इसको बीपीटी के हिसाब से अगर लेके चलते हैं, ये तो पैरेलल तो दिया हुआ है ना, जो वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे करके भी यूज कर सकते हो। ट्राइंगल मैंने कौन सा यूज किया, ए बी सी, ये आपको दिया हुआ है, और पैरेलल भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी क्यू आपका पैरेलल है किसका, बीसी का। ठीक है, ऐसे ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ, एक फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और सेकेंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है आपका, जब पी क्यू पैरेलल है आपका बीसी का, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए पहले तो लिखा हुआ पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि क्या हो जाएगा एपी इक्वल्स टू पीबी हो जाएगा, और उसका थर्ड साइड पैरेलल है पी की इक्वल्स टू, अब पी की पैरेलल क्या हो जाएगा बीसी का। अब उसके हिसाब से अगर यहाँ पे अगर शुरू करें तो देखिए एपी बाय पीबी इक्वल्स टू 1 क्यों लिखे, क्योंकि आपको मालूम है इसके 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज करा, तो क्या बनेगा एपी बाय बीपी और ए क्यू बाय क्यू सी, ये बन जाएगा। और आपको मालूम है एपी बाय बीपी किसके बराबर में, 1 के बराबर में। तो अगर आप यहाँ पे लिख दो 1 और इक्वल्स टू आप लिख दो यहाँ पे बच्चों ए क्यू अब बाय में क्यू सी, और जैसे आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे यहाँ पे आप लिखोगे तो लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा, लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको मिलेगा क्यू सी इक्वल्स टू ए क्यू, और यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे आप देयरफॉर करके लिख लो, इसका मतलब ये हुआ Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये Q जो होगा इस तरफ आप देख रहे हो Q, वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AC का। ये आपका रहा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रखा होगा, मैंने 2 बार समझाने की कोशिश किया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है,
प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, मिड पॉइंट है ना दोनों दिया हुआ है, और इस बार पूछ रहा है ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड इसका प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए बच्चों, इसके लिए भी हम लोग को एक ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट ट्राइंगल एबीसी, इसके लिए भी ट्राइंगल एबीसी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, और इस बार पता है बच्चों क्या लिखा हुआ है, इस बार गिवन में अगर आप यहाँ पे आप लिखोगे तो गिवन में आपको इस बार क्या लिखा हुआ है, गिवन में लिखा हुआ है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो अगर आप इस तरीके से लिए हो और इसको पैरेलल कर लो डी ई के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से, तो आपको गिवन दिया हुआ है डी एंड ई is midpoint, is midpoint, is midpoint, midpoint, midpoint of AB, AB and AC। ये आपको एक दिया हुआ है फर्स्ट चीज, फर्स्ट आपको यही दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, ये अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, अगर ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हो जो AD इक्वल्स टू DB, ये रहा, और दूसरी बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE अब बाय में हो जाएगा यहाँ पे EC, सॉरी AE इक्वल्स टू हो जाएगा आपका EC, ये आपका इक्वल हुआ। और जैसे यहाँ पे अगर इक्वल हुआ किस वजह से हुआ, मिड पॉइंट की वजह से, तो आपको आप पूछ रहा है प्रूफ करने के लिए, तो ट्रू प्रूफ में यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, आपको बोला जा रहा है जो DE पैरेलल होना चाहिए BC का, ठीक है। तो चलिए, अब ये पैरेलल होना चाहिए मिड पॉइंट के हिसाब से लेके अगर आप चल रहे हो बच्चों, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे AD अपॉन में DB के बात कर लें और AE अपॉन में अगर EC की अगर बात कर लें, तो यहाँ पे जो दिया गया उसके हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए AD इक्वल टू DB लिखे हैं ना, जो कि मिड पॉइंट के हिसाब से बराबर है, और AE इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, EC, जो कि मिड पॉइंट के हिसाब से बराबर है। अगर बच्चों आपको ये प्रूफ करना है तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, AD इक्वल टू DB लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिखो। नाउ ये थोड़ा सा इस तरीके से सब कंटेंट मैंने लिख दिया, आपको जो प्रूफ करना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, AD बाय DB इक्वल्स टू क्या, 1 लिखे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कितना मिलेगा, आप इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशंस। एंड यहां पे भी देखो AE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट के हिसाब से है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सेम ही हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे बच्चों ये भी 1 के बराबर में है और ये भी 1 के बराबर में है, तो आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो क्या हो जाएगा, AD बाय DB इक्वल्स AE अपॉन में EC होगा ना बच्चों। देखिए ये भी 1 के बराबर में और ये भी 1 के बराबर में है, इसका तो ये इसके बराबर में होगा, तो होगा तो यहाँ पे लिख दिए, लेकिन किसके वजह से होगा, तो ये हो जाएगा आपका BPT की वजह से, ये BPT की वजह से हो गया। सो नाउ यहाँ पे आप लिख दो देयरफॉर लगा दो, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हुआ यूं, जो आपका जब साइड अगर प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो चुका है तो DE पैरेलल हो जाएगा आपका BC का, और लगा दो यहाँ पे CBPT, मतलब कन्वर्ज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हो जाएगा आपका पैरेलल। तो हम बार बार यही कहते आ रहे हैं, अगर आपको पैरेलल करना है तो वही कन्वर्ज थ्योरम अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कन्वर्ज थ्योरम अप्लाई कर दी, ये पैरेलल हो गया। अब वही आपको साइड अगर प्रोपोर्शनल्स करना है तो लगा दो थेल्स थ्योरम, ठीक है। चलिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको समझ में आ रखा होगा, क्योंकि ये सब मिड पॉइंट दिया ही गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बस इस मिड पॉइंट जब दिया हुआ था मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, AD
अपॉन में डी बी इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इतना ही मिलेगा। और उसी तरीके से मैं भी यहाँ पे ए इक्वल टू ए सी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट अगर होता है तो दोनों ये साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा ना, उसी तरीके से ये भी 5 हो जाएगा, ये दोनों बराबर है। ये बराबर है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 के बराबर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया डीबी को 1 से तो फिर इतना ही आ जाएगा। फिर यहाँ भी अगर इसी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इतना ही आ जाएगा। तो अब ये देखिए ये 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, इसी वजह से ये एडी बाई डीबी जो दिख रहा है आपको, ये साइड जो दिख रहा है ये इसके प्रोपोर्शनली वहां पे बराबर हो जाएगा बीपीटी से। अब बाकी बात ये थर्ड साइड आपको जो बोला गया है प्रूफ करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, सीधा लगा दीजिए आप सीबीपीटी मतलब कन्वर्ज थ्योरम। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने का कोशिश करें। क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस में एक ट्रैपीजियम की बात कर रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिया ट्रैपीजियम लिखा हुआ ABCD जो ट्रैपीजियम। तो चलिए यहाँ पे ABCD इस ट्रैपीजियम के नाम दे देते हैं A B C और D, ये रहा आपका ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम इन विच बोला गया AB पैरेलल DC and its diagonal intersect each other at the other point O, so that AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO, ये मुझे प्रूफ करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डायगोनल्स लेते हैं, क्योंकि डायगोनल्स यहाँ पे इंटरसेक्शंस करने के लिए बोला गया है। तो चलिए डायगोनल्स भी इस तरीके से ले लेते हैं, ये रहा आपका डायगोनल्स और ये रहा आपका डायगोनल्स। ठीक है, और जो कि इंटरसेक्शंस कर रहा है बच्चों, किस पे कर रहा है, तो कर रहा है आपका O पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे O भी लिया। अब यहाँ पे आपको कुछ समझने की जरूरत है, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ लिखते हैं। ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चंस में ये बोला गया है ABCD इज अ ट्राइपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द अदर पॉइंट, अदर एट पॉइंट कहाँ लिखा हुआ O, सो दैट AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। तो चलिए इसको लिखते हैं, a line is drawn थ्रू कहां से O। यहां पे देखिए हमने यहां जो इंटरसेक्शंस किया वो तो ठीक है, लेकिन हम यहां पे एक कंस्ट्रक्शंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से लाइन, और यहाँ पे मान लेते हैं E। ठीक है, तो अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू O, यहाँ पे O के थ्रू हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो पॉइंट O भी लिख सकते हैं, द पॉइंट O। हमने यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस किए और यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। जैसे यहाँ पे लिखे तो आप क्या बनेगा, O के हिसाब से हो गया थ्रू O पैरेलल किसके पैरेलल, आप AB की भी पैरेलल यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो CD की पैरेलल, पैरेलल टू CD। आप ही ऊपर डिपेंड करता है आप किसको लिखना चाहते हो, आप AB की पैरेलल लिखना चाहते हो या CD, क्योंकि आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे देखिए AO अपॉन में BO की बात कर रहा है, तो AO अपॉन में लिखा हुआ है BO करना है, और CO अपॉन में क्या करना है आपको, CO अपॉन में करना है DO। तो इसका मतलब आपको ये ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे पैरेलल मैंने कर दिया किसके हिसाब से, CD के हिसाब से, सच दैट आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, सच दैट मतलब क्या होता है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ आपके पास यहाँ पे ये है जो EF, अगर EF यहाँ पे लेना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं EF। ठीक है, सच दैट EF आपका पैरेलल है, EF पैरेलल है आपका किसका, जैसे यहाँ पे OE के थ्रू अगर लिए हैं जो कि CD का पैरेलल हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा, CD का भी हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे मैंने EF पैरेलल किया CD का, इसका मतलब ये हुआ EF पैरेलल हो जाएगा CD का। EO पैरेलल किसका मैंने दिखा यहाँ पे, CD का, इसका मतलब ये हो जाएगा EF भी पैरेलल हो जाएगा आपका CD का हो ही जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये अगर हो गया तो आप चलिए लिखते हैं
इन ट्राइंगल ADC, आप यहां देखो ADC, सबसे पहले इस ट्राइंगल को बात करने वाले हैं, तो ADC। और जैसे ही बच्चों यहाँ पे ADC का मैंने बात बोला, अब ADC को लिखने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा AD पैरेलल होगा किसके हिसाब से, तो CD के हिसाब से। जैसे ये पैरेलल हुआ तो आप लिखो यहाँ पे AE अपॉन में लिखो यहाँ पे AD इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे AO अपॉन में हो जाएगा आपका OC। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन किसके हिसाब से, BPT के हिसाब से। एंड यहाँ पे सिमिलरली अगर लिखें यहाँ पे सिमिलरली ट्राइंगल ABD, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है EO पैरेलल AB के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर लिखते हैं तो आपका क्या बनेगा, AE अपॉन में ED, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AE अपॉन में ED इक्वल्स टू BO अपॉन में OD। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन, और ये भी किसके हिसाब से, BPT के हिसाब से। चलिए पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप ध्यान समझिए। हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंस्ट्रक्शंस किया जो कि आप देख रहे हैं EOF के हिसाब से। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट O पैरेलल टू CD सच दैट, यहाँ पे मैं लिख दिया EF पैरेलल CD। आप चाहे तो इतना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे ये प्रूफ जो करना है उसके हिसाब से देखिए, अगर हम यहाँ पे लेके चले ED पैरेलल अगर CD है, अगर ED पैरेलल CD अगर है, ED पैरेलल CD कैसे हो जाएगा, इन ट्राइंगल EF का बात कर रहे हैं, यहाँ पे ED लिखा गया, यहाँ पे EF, यहाँ पे क्या लिखा है EF, ठीक है। तो EF पैरेलल मैंने यहाँ पे CD लिखा। अगर EF पैरेलल CD की बात कर रहे हैं, या तो क्या यहाँ हो सकता है AE अपॉन में हो जाएगा आपका ED, और फिर यहाँ पे हो जाएगा AO अपॉन में OC। आप देखो जैसे हम यहाँ पे E से F तक की बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस करके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बार बार यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आप चाहें तो OE पैरेलल दिखा सकते हो इसके हिसाब से। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन के पैरेलल दिखाया, वहां पर हम क्या लिख रहे हैं, EF पैरेलल CD, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EF पैरेलल CD। और जैसे ये लिखे हैं, अगर मान लीजिए आप इस तरीके से थोड़ा देर के लिए आप छोड़ दो, अब यहाँ पे क्या समझो, EO है, अगर इसको लिखिएगा BPT के हिसाब से क्या लिखेगा, AE अपॉन में ED और A अपॉन में लिखिएगा OC, है ना। मैंने यहाँ पे पूरा ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा लो चाहे नहीं लो कोई दिक्कत नहीं, अब लिख दिए तो लिखा गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे AE अपॉन में ED हुआ और AO अपॉन में हो क्या हो जाएगा OC। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको ये BPT के हिसाब से हो गया। अगेन यहाँ पे आप देखो EO अब पैरेलल है AB के हिसाब से। एक बार मैंने लिया किसके हिसाब से, एक बार मैंने लिया CD के हिसाब से, मतलब ये पैरेलल मैंने इसका किया। जब यहाँ पे फर्स्ट मैंने इसको इस पैरेलल के हिसाब से किया तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन बना AE अपॉन में ED इक्वल्स टू A अपॉन में OC। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसके पैरेलल दिखा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब AB पैरेलल किसको दिखा रहे हैं, EO का। आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ADB। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ट्रायंगल ABD लिया है, और उसके हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, AE अपॉन में ED और BO अपॉन में DO या OD बन जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है। अब जैसे मिला हुआ है तो आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ पे देखो बच्चों, AE बाई ED ये इसके बराबर में नजर आ रहा है, AE बाई ED इसके बराबर नजर आ रहा है, यहाँ भी AE बाई ED इसके बराबर नजर, मतलब ये हुआ जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर में है और यहाँ पे देख रहे हैं ये भी एक दोनों के दूसरे के बराबर हो जाएगा कि दोनों सेम ही चीजें हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो AO अपॉन में OC इक्वल्स टू BO अपॉन में यहाँ पे OD। अच्छा इस तरीके से आप लिख ही सकते हो, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा चेंज करना है तो कर सकते हैं। AO अपॉन में लिखा हुआ BO, तो आप अदरवाइज ऐसे करके भी लिख सकते हो। देखिए ये भी बराबर ही है ना, तो AO अपॉन में BO भी लिख सकते हो, OC अपॉन में DO भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। AO
बाय ओ सी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल समझा, जैसे मान लीजिए 2/, अगर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5/5 को यहाँ पर हटा दीजिए, अगर मान लीजिए 4/, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, आप इसको इससे डिवाइड करते हो ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 1 जा 2 2 जा 4 लिखते हो, इसका तो 1 और 2, इसका तो ये हुआ, ये डिवाइड हुआ, तो 2/4 ऐसे करके भी लिख सकते हो, कटा सकते हो, और 3/6 ऐसे भी लिख सकते हो। सेम यहाँ पे ऐसे ही होता है, यहाँ पे AO अपॉन में हो जाएगा BO हो जाएगा, और यहाँ पे OC अपॉन में हो जाएगा OD हो जाएगा, जो कि आपको प्रूफ करना था, और ये आप समझ लीजिए थेल्स थ्योरम के हिसाब से आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो बस आपको मैंने यहाँ समझा, ये कंस्ट्रक्शंस लिया गया है, कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद मैंने यहाँ पूरा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ये पूरा लिए हैं तो मैंने बोला इसको मैंने इसके हिसाब से पैरेलल लिया। अब चाहे इसको नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं तक लो तभी भी आपका बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया E, अब E के हिसाब से अगर ले रही है O है, तो अगर मान लीजिए मैं इसको पहले इसको इसके साथ पैरेलल करके दिखाना चाहता हूँ, तो जैसे अगर ये दिखाएंगे तो आपका ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा, अगर इसके हिसाब से बात करते हैं तो। अब ये मैंने AE बाय में ED और AO अपॉन में OC इस तरीके से मैंने दिखा दिया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर बात करूं बच्चों, तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या था सेकंड, अब यहाँ पे अगर देखो बच्चों ABC और D, आप जैसे यहाँ पे ये लिए O यहाँ पे था और E था, अब जैसे मान लीजिए इसको आप इसके पैरेलल दिखाना चाहते हो तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तब ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपका ABC, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हो ABC और D इस तरीके से था, ठीक है, ABC और यहाँ पे था D, तो ABD वहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया आपका ADC और दूसरी बार ट्रायंगल लिया ABD, जो कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th लगभग में आपका एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेज है। इस बार जो है ना हमको ABCD बोला गया, एक ट्रापेजियम के हिसाब से प्रूफ करने हैं, तो ये एक ट्रापेजियम है या नहीं। तो ट्रापेजियम का आपको पता ही होगा प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल। जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इसका अगर पैरेलल अगर होगा और थर्ड साइड इसका अगर नॉन पैरेलल अगर होता है, तो आप समझ जाइएगा वो आपका क्या है, ट्रापेजियम है। तो मैं यहाँ पे अगर एक साइड को अगर पैरेलल अगर दिखा दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा ट्रापेजियम बन जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो यहाँ पे भी सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ABCD आपका एक ट्रापेजियम है और जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए इसको इंटरसेक्ट करवाते हैं, डायगोनल्स लेते हैं, जो कि पिछला जो क्वेश्चन था उसी तरीके से सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेज है। यहाँ पे इस तरीके से हुआ और इसको इंटरसेक्शंस कराने के लिए बोला गया आप O पे करा दिए। अब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन इस बार हम यहाँ पे इसको फिर से उसी तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्शन पिछले बार किए थे वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी हम मान लेते हैं E। अब जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO, जो कि आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप लेते हो, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ABD ट्रायंगल लूं, तो ABD ट्रायंगल लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ABD ट्रायंगल लेने के लिए AEO को पैरेलल करना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे ABD लेते हैं तो EO, जो EO दिख रहा है वो किसके पैरेलल करना पड़ेगा, AB का। और वही अगर मुझे ट्रायंगल ADC लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, EO को पैरेलल दिखाना पड़ेगा CD का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ही ट्रायंगल लेके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम ABD लेते हैं इन ट्रायंगल, आप ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल अगर हम यहाँ पे ABD लेना चाहते हैं, तो ABD लेने के लिए आप देखो यहाँ पे ABD लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, OE मुझे पैरेलल, जो कि कंस्ट्रक्शंस के थ्रू मैंने लिखा है OE पैरेलल किसका हो जाएगा, AB का। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने कंस्ट्रक्शन या ड्रॉ के हिसाब से आप बोल सकते हो, मैंने इसको लिया कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ये आपको है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से OE पैरेलल यहाँ पे अगर AB बनता है, तो बनने के बाद आपको क्या नजर आएगा यहाँ पे, तो AE अपॉन में हो जाएगा आपका क्या, ED, तो AE अपॉन में हो जाएगा आपका ED
उसके बाद आपका हो जाएगा BO अपॉन में OD बनेगा, BO बोलो या OB बोलो, BO अपॉन में हो जाएगा OD। इस तरीके से हो गया। ये आप मान लो जो फर्स्ट इक्वेशन किसके हिसाब से, BPT के हिसाब से, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर देखो बच्चों आपको ये गिवन दिया हो, ये आपको गिवन दिया हुआ है, तो मैंने ये ट्रायंगल डायरेक्ट यहाँ पर कंसीडर कर लिया, आपको ये दिख रहा है लिखा हुआ है सच दैट, ये आपको गिवन दिया हुआ है। तो अगर गिवन दिया हुआ है बट, अगर यहाँ पे लिखे बट क्या, बट गिवन, बट अच्छा बट तो लिख दिए, लिखवन किए, लिखिए बट गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, इससे पहला वाला क्वेश्चन में जैसे लिखा था AO अपॉन में OC और यहाँ पे BO अपॉन में DO या OD, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आपका गिवन, ये ध्यान रखिएगा, गिवन यहाँ से आपको दिख रहा है, ये गिवन दिया हुआ। तो मैंने ट्रायंगल ABD लिया कंस्ट्रक्शंस के थ्रू, यहाँ पे मैंने इसको पैरेलल दिखा दिया, जैसे मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने ले लिया, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे BPT के हिसाब से क्या बन जाएगा, AE अपॉन में ED, जैसे आप देख रहे हैं AE अपॉन बन जाएगा ED बन जाएगा और OB अपॉन में OD बन जाएगा BPT के हिसाब से, ठीक है। बट गिवन क्या दिया हुआ है, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO लिखा हुआ। तो मैंने अभी सिखाया आपको, अगर ऐसे लिखा हुआ ना तो आप AO अपॉन में OC भी लिख सकते हैं और BO अपॉन में OD भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात एक ही होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड्स, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड्स अगर आप देखो बच्चों तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ये BO बाय में OD, BO बाय में OD लिखा हुआ और यहाँ भी लिखा हुआ है BO बाय में OD लिखा हुआ, मतलब ये इसके बराबर में है और ये इसके बराबर में। इसका मतलब क्या हुआ, AE, इसका मतलब ये हुआ, आप लिख सकते हो AE बाय में ED इक्वल्स बनेगा आपका AO अब बाय में बन जाएगा आपका OC। इसको आप मान लो BPT के हिसाब से, जैसे ये BPT के हिसाब से हुआ तो चलिए आप काउंट करते हैं, ये है E, AE तो AE बाय में ED, उसके बाद AO तो AO अपॉन में OC, मतलब क्या हुआ, अब मतलब ये हुआ ये तो BPT के हिसाब से हुआ, सिंस आप यहाँ पे देयरफॉर लगा लो, देयरफॉर OE पैरेलल हो जाएगा किसका, DC का। अब जैसे ही अच्छा किससे हो जाएगा, CBPT से, सॉरी कन्वर्ज थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी से, ठीक है ना। तो CBPT कन्वर्ज थ्योरम मैंने लगा दिया बेसिक प्रोबेबिलिटी का, तो OE पैरेलल DC हुआ। जैसे OE पैरेलल DC हुआ तो मालूम होना चाहिए हम लोग को, मालूम क्या होना चाहिए, हम लोग को मालूम ये होना चाहिए जो OE पैरेलल जैसे हुआ DC का, तो आपको पता ही है जो यहाँ पे OE पैरेलल किसका था, AB का, और जैसे ये ऐसे हुआ तो देयरफॉर क्या हुआ बच्चों, आप लिख सकते हो AB पैरेलल हो जाएगा किसका, DC का। इसका मतलब AB पैरेलल हो जाएगा DC का। तो जैसे यहाँ पे AB पैरेलल DC हुआ तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा सिंस लगा दो, तो सिंस यहाँ पे क्या बन गया, तो सिंस यहाँ पे लग गया ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्यों हुआ, क्योंकि AB पैरेलल DC का। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जो ट्रेपेजियम किसको बोल सकते हैं, जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर बातें करें अगर पैरेलल होता है तो वो एक बन जाता है ट्रेपेजियम, ठीक है। फिलहाल थेस थ्योरम के हिसाब से और यहाँ पे कन्वर्ज थ्योरम के हिसाब से मैंने पैरेलल दिखा दिया। आई होप आपको क्वेश्चंस मैंने समझाने की कोशिश की, आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करें, और आपको समझ में आ चुका हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं आपको समझा पाया या नहीं, ठीक है। थैंक यू।